ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब लास्ट वाले कुछ कोड्स दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आई गेस वी हैव डन द चार्जेस वाला क्वेश्चन लास्ट डे, तो उसको देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, क्या स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि लास्ट टाइम जो हमने ये दो कोर्स किए थे, एक ग्रेड वाला और एक चार्जेस वाला, इसमें कोई इशू है किसी को भी? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? किसी को भी प्रॉब्लम है लास्ट क्लास में जो कुछ हमने किया उससे रिलेटेड? नहीं? ओके, तो फिर आगे चलते हैं हम। मैं एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दूं कि लास्ट क्लास में हमने एक जो अपनी लॉजिक बिल्डिंग का एक टाइप ऑफ एल्गोरिथम है जिसमें हमें कंडीशनिंग करनी होती है, और उस कंडीशनिंग के बेस कुछ ना कुछ हम चीज़ें असाइन कर रहे होते हैं या प्रिंट कर रहे होते हैं। तो उस टाइप के एल्गोरिथम्स हमने देखे थे। ग्रेड में भी ऐसे ही हो रहा था। एक पर्टिकुलर टाइप की जिसको हमने क्लासिफाई किया था इनटू ए ग्रेड्स, एक पर्टिकुलर टाइप थी जिसको हमने बी ग्रेड असाइन किया था, किसी को हमने सी ग्रेड असाइन किया था। तो वो बेसिकली किसी ना किसी कंडीशन में से पास होकर किसी ना किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करके वो ग्रेड्स असाइन हो रहे थे। और यहाँ पर जो चार्जेस का मामला था ये भी सिमिलर था कि अगर एज की कंडीशन सेटिस्फाई करती थी किसी पर्टिकुलर कंडीशन से, तो वो उस वाले ब्लॉक को चलाकर और वो असाइनमेंट हो जाती थी चार्जेस की वैल्यू। अगर किसी की एज 55 से अबव थी तो उसमें चार्जेस की वैल्यू 10 स्टोर हो जाती थी। किसी में अगर 55 से छोटी और 21 से बड़ी थी वैल्यू, तो उसमें फिर हम चार्जेस की वैल्यू को 15 असाइन कर देते। अब आज मैं कोशिश ये करूंगा कि आज जो कैलकुलेशन प्रोसेसिंग वाला काम है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। तो कंडीशनल लॉजिक्स पे आप लोगों का अब आई गेस कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो चुके होंगे। मैं अपना लैब मैनुअल अगर दिखाऊं आप लोगों को, तो वी हैव डन विद दीज थिंग्स। मैं जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी हैं, जो कुछ मैंने बोल कर बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पर रिटर्न है, तो वो एक दफ़ा इनको देख करके मैं बस सिर्फ रिवाइज करवा देता हूँ चीज़ों को। ये कंपाइलर वर्सेस आईडीई वाली चीज़ें ये लास्ट में हम कर लेंगे इंशाल्लाह। जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं भी प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा देख रहे हैं। ओके, सी की डेटा टाइप। सी में कौन कौन सी डेटा टाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं और उनके कीवर्ड्स क्या हैं और उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हैं। अब तुम लोग इसको देखोगे और मुझे बताओगे कि हैव वी डन एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट, और बिल्कुल या बिल्कुल सेम चीज़ें हमने कवर अप की है ना। तो ये तुम लोग मुझे बताओगे। ये दिख रहा है, रीडेबल है? मैं थोड़ा सा इसको अगर 150 पे ले जाऊं, अब दिख रहा है? हाँ भाई, पढ़ लिया? नहीं 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 नहीं, डेटा टाइप की रेंजेस यूज करना याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। द रीजन इज कि आपके सिस्टम पर डिपेंड कर रहा होता है कि पर्टिकुलर डेटा टाइप की रेंज होगी क्या। हो सकता है मेरे सिस्टम के हिसाब से इंट की रेंज डिफरेंट हो, तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से इंट की रेंज डिफरेंट हो, तो हमें ये चीज़ बिल्कुल याद नहीं करनी। ठीक है?
बस एक चीज जहन में ये रखनी है कि हाँ, अगर इंट आपका ओवरफ्लो कर जा रहा है, ओवरफ्लो का मतलब कि उसमें अगर जगह कम पड़ रही है, लेट सपोज हमने कोई इतना बड़ा नंबर यूज कर लिया कि हमारा प्रोग्राम क्रैश कर रहा है, तो हम जो है वो कोशिश फिर ये करते हैं कि लॉन्ग डेटा टाइप्स पे चले जाएं। अब जैसे हमें पता है कि कोई एक नंबर हम यूज करेंगे, उसकी रेंज नॉर्मली 1 से 100 के दरमियान होगी, तो इंटीजर सही रहेगा। बट अगर हमें 10 करोड़ का कोई वर्ड या 10 डिजिट का कोई वर्ड अगर इस्तेमाल करना है, तो हम फिर सोचेंगे भाई इंटीजर तो हो सकता है ओवरफ्लो कर जाए, तो हम इंटीजर से कोई बड़ी चीज यूज करते हैं, तो वो लॉन्ग एंड और लॉन्ग लॉन्ग एंड इस तरीके की डेटा टाइप्स भी आगे आएंगी। तो खैर स्पीड प्रोग्रामिंग में हैकर रैंक के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उस वक्त मैं सारी ओवरव्यू सारे दे दूंगा कि हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चार्ट सबके सामने सबको दिख रहा है, सबको विजिबल है? ठीक है। ओके, इंटीजर के सामने क्या लिखा हुआ है? इंटीजर्स आर होल नंबर दैट कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी, बट होल नंबर्स, मतलब पॉइंट वाले नंबर्स इसमें नहीं आ सकते। इसी तरह इसके लिए जो कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे वो आई एन टी इंट का यूज करेंगे, और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d या %i दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोट के लिए भी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, डबल के लिए भी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अच्छा, डबल और फ्लोट में से फ़र्क क्या है? डबल और फ्लोट इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि कैन होल्ड रियल नंबर प्रिसिशन ऑफ 6 डिजिट्स। प्रिसिशन का मतलब कि आपके पास जो प्रिसाइज वैल्यू, जो करेक्टनेस है वैल्यू की, वो पॉइंट के बाद अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक इसमें आ सकते हैं। बट अगर डबल की बात करें तो पॉइंट के बाद 14 डिजिट्स तक ये काम कर सकता है। तो इसका मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो कि बहुत ज़्यादा छोटा हो, जो कि लेट सपोज 0.0000 और 14 या 12 डिजिट्स के बाद जाके कोई नंबर आ रहा हो, तो उसके लिए अगर हम फ्लोट यूज करेंगे तो वो तो 6 के बाद से सबको इग्नोर कर देगा, तो हमें फिर उस वक्त डबल की जरूरत पड़ेगी। ये खैर ये ऐसी चीजें होती हैं कि हम जब अपनी रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त नेट से देखकर या देख कर जो है वो बुक वगैरह से पढ़ के हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ये रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद हमने बात की थी कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर इज समथिंग विच इज, जो जो कुछ आपके कीबोर्ड पे लिखा हुआ है वो सब एक कैरेक्टर है। इतनी बातें क्लियर हैं? हम जल्दी जल्दी ऑपरेटर को देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसके बाद ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या चीज़ हैं जो कि किसी एक खास ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ किए जाए। उसके बाद फिर आपके पास ऑपरेटर्स हैं प्लस। प्लस का वर्ड जो है वो नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है, जो कि ऐड करने के सेंस में यूज़ होता है ना, ऐड करने के लिए काम आता है। इसके अलावा नेगेटिव या माइनस करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। फर्दर सारी चीजें आपने शायद देखी होंगी। इसको देख लेते हैं भाई, ये किस काम आता है, किसी को मालूम है? अगर पता है तो मुझे बताए। मैथमेटिक्स में आई गेस ये परसेंटेज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग में तो इसका मतलब होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस या मॉड्यूलो, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा रिमाइंडर। लेट सपोज हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, तो 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 1, तो 3 मॉड 2 का जो आंसर है वो 1 होगा। ये बेसिकली रिमाइंडर है। क्लियर है? आज लोग ऑलरेडी काफी कम है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। ओके। अब आगे अगर देखो तो असाइनमेंट करने के लिए, असाइनमेंट का वर्ड हमने इससे पहले भी इस्तेमाल किया है। असाइनमेंट का मतलब होता है किसी एक खास वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर करवा देना या असाइन करवा देना। तो ये असाइनमेंट का काम होगा इक्वल टू की मदद से। इक्वल टू मतलब एक दफ़ा हम इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं, लेट सपोज x इक्वल 5, तो हमने 5 को स्टोर करवा दिया इनटू x। नेक्स्ट इज इक्वल टू। अगर हम कंडीशन के अंदर चेक करना चाह रहे हैं कि कोई नंबर इक्वल टू 5 या इक्वल टू 3 या किसी भी चीज़ के इक्वल है, तो हम वहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कंडीशन में डबल इक्वल टू।
तो हमेशा याद रखना, कंडीशन में अगर चेक करना हो कि कोई चीज बराबर है या नहीं है, तो वी विल यूज डबल इक्वल टू। दो दफा इस साइन को इस्तेमाल करेंगे, विच मीन्स इक्वल टू। अगर एक दफा हमने इस्तेमाल किया तो दैट विल बी असाइनमेंट, मतलब एक की वैल्यू दूसरे में असाइन हो जाएगी और वो बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर सकती है। आफ्टर दैट वी हैव नॉट इक्वल टू। नॉट बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क को हम नॉट कहते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। उसके बाद फिर लेस देन इक्वल टू। एंड ऑपरेटर मैंने आप लोगों को बताया था, एंड ऑपरेटर। एंड बेसिकली किस वक्त ट्रू होगा, जब दोनों की दोनों चीजें ट्रू हों, दोनों चीजें सही होंगी। मैं कहूंगा तुम भी जाओगे और ये भी जाएगा, इसका मतलब दोनों का जाना लाजमी है। जबकि जो नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर किसी एक के जाने पर भी सेटिस्फाई कर जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ या तो तुम जाओगे या ये जाएगा, इट मीन्स के कोई एक भी चला जाए तो काम हमारा हो जाएगा। तो अगर हमने इस साइन को लगाकर दो कंडीशंस दी हैं, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो वो ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा कोड सेगमेंट। इतनी बात सबको समझ में आई? मुझे मॉड्यूलर ऑपरेटर का क्या काम होता है? ये समझ नहीं आया या ये पूछ रही हैं आप दोबारा? ओके, मॉड्यूलर ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जब हम डिजिट्स को अलग अलग कर रहे होते हैं तो वो लॉजिक बेसिकली, मैं अभी यहाँ पर बता तो नहीं रहा तुम लोगों को, एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा कि तुम लोगों का दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा। तो उसमें ये मॉड्यूलर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक छोटी सी हिंट ये है कि अगर हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है, तुम्हें कभी समझ नहीं आता ये ठीक है, हम कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। भाई रिमाइंडर है ना, किसी भी चीज़ का रिमाइंडर। अगर हम 2 से किसी चीज़ को डिवाइड करें और वो 2 से फुली डिविजिबल नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ना। तो वो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं खैर इसके ऊपर अभी लंबी बहस हम नहीं कर रहे, क्योंकि इसको पूरा प्रॉपरली देख लेंगे हम किसी एक कोड में लगा कर ना। उसके बाद फिर ये नॉट ऑपरेटर है। नॉट का मतलब कि अगर ऐसा जो भी चीज़ है उसको पलट के इस्तेमाल करो, उसको अपोजिट करके इस्तेमाल करो, तो ये नॉट का एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अच्छा, और का जो ये पाइप साइन है ये तुम लोगों को शायद मिले ना, ये नहीं दिख रहा होगा, तो इंटर एंटर के ऊपर ही है, जो स्लैश स्लैश के ऊपर देखो, दिखा कुछ? ठीक है, तो ये जो है ना आगे पीछे हो जाता है ये हमेशा। इसके बाद हमने जो कुछ डिसीजन मेकिंग में पढ़ा है, जो कुछ मैंने वर्बली तुम लोगों को बताया है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। इफ स्टेटमेंट हम कैसे लगाते हैं, अगर हमें कोई एल्स इस्तेमाल नहीं करना, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि नंबर बड़ा है कि नहीं है, बस। छोटा हो, इक्वल टू हो, उससे हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है, हम एल्स के पार्ट में कुछ करवाना ही नहीं चाह रहे, तो हम सिर्फ एक इफ का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर जो भी प्रिंट करना है, जो भी असाइनमेंट करनी है, वो हमने कर दी। द नेक्स्ट इज इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब ये है कि हमने एक काम किया, एक काम, लेट सपोज वी आर डूइंग कंपैरिजन ऑफ अ वेरिएबल विद 5। तो हमने चेक किया कि नंबर 5 से बड़ा है या नहीं है। बड़ा होगा तो स्टेटमेंट नंबर 1 चला दो, और हम ओपोजिट वाले के लिए भी कुछ काम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। अगर हम कोई ओपोजिट के लिए कुछ भी ना करवाना चाहें, तो ये एल्स वाला पार्ट जो है हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट वी आर डूइंग सो ना। हम बेसिकली ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर बड़ा नहीं है तो ये प्रिंट कर दो कि छोटा है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 में हम छोटा प्रिंट कर देंगे। द नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ ना। नेस्टेड इफ के अंदर हम क्या करते हैं, या एल्स इफ के अंदर, कि हम एल्स में एक और कंडीशन लगाते हैं। जिस तरह हमने, अगर याद हो तो, चार्जेस वाले क्वेश्चन में यही काम किया था ना, कि दो कंडीशन चेक हो रही थी, एक एक कंडीशन तो एल्स पे कवर हो रही थी तो हमने उसको इग्नोर करके एल्स लगा दिया था, जबकि दूसरी कंडीशन का चेक होना भी लाजमी था तो हमने उसके लिए एक एल्स इफ लगा दिया। जहां पर भी किसी को समझ में आना बंद हो जाए वो डायरेक्ट मुझे मैसेज करे, मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ तुम लोगों, तो मैं दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करूंगा। ये मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वी हैव डन दीज थिंग्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस।
इस वजह से सिर्फ नेस्टेड इफ में वही है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन। ये इसी तरीके से है कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए जाते हो तो कोई एक इंटरव्यू तो नहीं होता ना। सबसे पहले आपकी, लेट सपोज आपका एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट वर्बल टेस्ट हो गया। अब अगर आप उसमें क्लियर करते हो तो आप आगे जाओगे। उसके बाद एक बार इफ एल्स वाला बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एल्स इफ वाला ये रहा, देखो इस पार्ट को भूल जाओ, मैंने क्या लिखा हुआ है इसको भूल जाओ। हम ये ऐसी कंडीशन एल्स वाली कब देते हैं, जब हमें एक कंडीशन के ओपोजिट ब्लॉक को भी यूज करना होता है। लेट सपोज ओपोजिट ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या है मेरा कहने का, कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं एक्सप्रेशन की जगह x इज ग्रेटर देन 5, तो अगर मुझे x इज ग्रेटर देन 5 के ओपोजिट कंडीशन पर भी कोई काम परफॉर्म करना है, विच मीन्स कि मुझे x इज लेस देन 5 पे भी अगर कुछ परफॉर्म करना है, तो मैं ये else का पार्ट इस्तेमाल करूंगा। ऐसी ही है ना अब्दुल रहमान, ये समझ आया जो मैंने अभी बात की है कि मुझे इफ वाली कंडीशन के ओपोजिट कंडीशन पर अगर कोई काम परफॉर्म करवाना है तो हम else का पार्ट लगाते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम इस else में आएंगे कब, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इस एल्स के अंदर आने के बाद हम डायरेक्ट एल्स के अंदर नहीं घुसना चाह रहे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि एल्स की कंडीशन में आने के बाद भी एक और छोटी सी कंडीशन है जो हमें अगेन चेक करनी है, फिर इस एल्स के ब्लॉक में घुसे, अदरवाइज ना जाए। ठीक है, तो एक कंडीशन तो इस एल्स में आने की क्या हो गई कि ये वाली कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। ये तो मानते हो ना, ये तो इससे पहले भी यही बात की मैंने कि एल्स में आने की कंडीशन ही ये है कि इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो। सेट। मगर उसके साथ साथ एक और कंडीशन हमने लगा दी कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो एल्स इफ में फर्क सिर्फ इतना है कि इफ जो इससे पहले वाला इफ है वो फॉल्स होना चाहिए, और इसके बाद वाला इफ जिसमें हम दूसरी कंडीशन दे रहे हैं उसको भी ट्रू होना चाहिए। मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा घूम गए होगे तुम लोग। पहले थोड़ा सा अपनी प्रोसेसिंग करके सोचो कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है, उसके बाद मैं समराइज कर रहा हूँ आसान अल्फाज में। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ समरी? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई गेस यहाँ पर लिखने का कुछ मौजूद हो, बट ये पेड वर्जन में होगा यकीन। अच्छा, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इज यूनी स्टूडेंट। इतनी बात दिख रही है तुम लोगों को, ये दिख रहा है प्रॉपर? मैं एक काम करता हूँ ना, नोट लिख देता हूँ। ये मैंने अभी रन टाइम पे एक एग्जांपल बनाई है, इससे आसानी होगी तुम लोगों को। ये कंडीशन आ गई। सेट। मुझे अब एक सिंपल सी बात बता दो, इफ ए इज नॉट अ यूनी स्टूडेंट। मैं बेसिकली ये करना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में एंटर करवाने के लिए मैंने गार्ड्स को एक प्रोग्राम दिया है। ठीक है, और गार्ड्स को प्रोग्राम क्या मतलब, मैंने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं मैनुअली, कि मैंने कहा है पहले तुम्हें ये चेक करना है कि वो बच्चा यूनी का स्टूडेंट है या नहीं है। अगर वो यूनी का स्टूडेंट नहीं होता तो पहला वाला ब्लॉक चलेगा, और मैं कहूँगा किक आउट कर दो। वेट, कहाँ चला गया? किक आउट। ठीक है, ये भी दिख गया आप लोगों को?
ओके, अब मैंने यहाँ पर एल्स के पार्ट में अगर ये बेसिकली जा रहा है तो एल्स के पार्ट में जाने का मतलब क्या है, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यूनी का स्टूडेंट ऐसी है। हाँ बिल्कुल, किक आउट प्रिंट हम तो अपनी आसानी के लिए प्रिंट करवा रहे हैं ना, बट अगर गार्ड को कहें, गार्ड को ये मैं इंस्ट्रक्शंस दूं, गार्ड को अपना कंप्यूटर मान लूं, तो वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि बच्चा यूनी का स्टूडेंट नहीं है तो किक आउट कर देगा डायरेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये एल्स में जाएगा कब, अगर ऊपर वाली कंडीशन के ऑपोजिट कंडीशन हो। करेक्ट, तो क्या ऊपर वाले कंडीशन के ऑपोजिट कंडीशन ये नहीं है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। हाय क्या हो गया, लॉस्ट हो गए क्या सारे, समझ आ गई बात मैंने क्या कहा। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं। अब गार्ड को एक और कंडीशन भी देखनी है कि यूनी का स्टूडेंट तो है, बिल्कुल ठीक है, बट ये भी चेक करो, उस गार्ड ने ये भी चेक करना है कि यूनी का स्टूडेंट तो है ठीक है, बट ए हैज अ कार्ड, कार्ड भी होना चाहिए। यूनी का स्टूडेंट तो है, बट अगर वो कार्ड घर पे भूल कर आया है ना, अगर वो कार्ड घर पे भूल के आया है तो एल्स में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर कार्ड है और यूनी का स्टूडेंट भी है तो एंटर हिम। ओके, अगर यूनी का स्टूडेंट तो है, ये रहा ना, एल्स में आया ही इसी वजह से है क्योंकि यूनी का स्टूडेंट है, बट इफ की कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो इसका मतलब यहाँ पर एल्स की कंडीशन में आ जाएगा। और इफ इस ऊपर वाले इफ की अपोजिट कंडीशन क्या होगी, ए हैज नॉट अ कार्ड। क्या अंग्रेजी लिख रहा हूँ, नाइस, डजंट हैव अ कार्ड। ठीक है, अब समझ में आई बात। तो अभी मैं इसका ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ, कोई टूल पेंट पे ही बना देता हूँ क्योंकि और तो कोई टूल अभी मेरे पास है नहीं। जूम पे प्रॉब्लम ये है कि जूम पे जो है वो 40 मिनट से ज़्यादा की क्लास हो नहीं सकती, बट वो बेहतर है काफ़ी इस सेंस में ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, फिर भी किक आउट कर दो। अब ज़रा इसको अच्छे से पढ़ते हैं, सारे मेरे साथ हैं, कहीं गए तो नहीं मेंटली। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं तुम लोगों को कंडीशन देता हूँ और तुम लोग मुझे बताओगे किक आउट होगा या क्या होगा, और पर्टिकुलर बिल्कुल प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली चेक कर करके बताना है, ऐसे डायरेक्टली अपने मन तक से ना बता देना लॉजिक से। अगर मैं कहूँ एक ऐसा बच्चा आया जो कि यूनी का स्टूडेंट नहीं है, क्या होगा। मुझे स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू या स्टेटमेंट एन कह के बता दो। हाँ भाई, कोई ऐसा बच्चा आया जो कि जिसका यूनी का कार्ड, जो यूनी का स्टूडेंट नहीं है। वो तो है, मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट क्या चलेगी, किक आउट होगा या एंटर होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एल्स में आने ही नहीं देगा। सेट है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने कह दिया ए यूनी का स्टूडेंट है और उसके पास कार्ड भी है, तो सबसे पहली कंडीशन चेक होगी वो फॉल्स, एल्स में चला जाएगा। एल्स में गया है तो दोबारा कंडीशन चेक होगी क्या कार्ड है, तो कार्ड भी है तो एंटर कर लेगा। क्लियर है। अब अगर मैं एक और कंडीशन आप लोगों को दूं कि इफ एक ऐसा बच्चा है जो कि यूनी का स्टूडेंट तो है बट उसके पास कार्ड नहीं है, तो इफ वाली कंडीशन पहली तो फॉल्स हो गई,
नेक्स्ट आएगा एल्स में, एल्स में वो चेक करेगा क्या कार्ड है, कार्ड नहीं है तो एल्स में जाएगा और दोबारा से किक आउट कर देगा। सही है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं तुम लोगों को एक अच्छी सी चीज दिखाता हूँ, ये विजुअलाइजेशन आई गेस तुम लोगों को ज्यादा मदद देगी रेदर देन मैं ऐसे जो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। मैं आ रहा हूँ पेंट पे ना। ओके, जरा यहाँ देखना सारे। मैंने कहा कि हाँ, सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या चेक हो रही थी, इफ वाली कंडीशन क्या थी? देखो हर एक इफ में से हम सिर्फ एक ही ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और ब्रश कौन सा वाला लेना है, ये चेक कर लेते हैं। ओके, यूनी मेरे पास पैड था बट वो अभी कज़न को दिया हुआ है, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमें, बट मेरा ये खैर पता ही नहीं था कि मुझे कभी क्लास लेनी पड़ेगी इस तरीके से। ये दिखा भाई, दिख रहा है सबको? फिर हम आगे चलें। ओके, बिल्कुल ठीक। हर इफ में से दो ही कंडीशंस निकल सकती है ना, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो मैंने लिख दिया यस एंड आई हैव रिटन नो। क्लियर है यहाँ तक भाई? अब फ्लो चार्ट टाइप बना रहा हूँ बट पूरा का पूरा फ्लो चार्ट नहीं है, क्योंकि तुम देख सकती हो कि मैंने डिसीजन के लिए एक स्क्वायर ही ऐसी यूज कर लिया है। ये बस मैं ट्री बना रहा हूँ कि कंप्यूटर डिसीजन कैसे लेगा। ठीक है, या हम डिसीजन कैसे लेंगे, फ्लो चार्ट भी हम एंड में देख लेंगे कि किसी प्रोग्राम का एक फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं ना। बल्कि तुम लोग शायद थ्योरेटिकली पढ़ भी रहे होगे, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको देख लेंगे। अब यस के अंदर क्या हो रहा है भाई, यस के अंदर कुछ प्रिंट हो रहा है। अगर यूनी स्टूडेंट है तो प्रिंट हो रहा है कुछ। अभी हम कोड देख लेते हैं अपना, यस के अंदर कब जाएगा ये, सॉरी ये रहा, हम यूनी स्टूडेंट है, ये रहा यूनी स्टूडेंट वाला पार्ट। ठीक है, यस के अंदर क्या करना है, इधर यस के अंदर अगर आया तो एक और मजीद कंडीशन चेक करनी हैज अ कार्ड। ठीक है, और अगर नो के अंदर आया तो डायरेक्ट किक आउट। क्लियर है यहाँ तक? अगर हैज अ कार्ड हमने चेक किया है तो इसमें से अगेन दो कंडीशंस निकलेंगी। तुम लोग देख सकते हो इफ के ब्लॉक में दो कंडीशन के सिवाय और कुछ नहीं निकल सकता, या तो इफ का ब्लॉक यस होगा या तो नो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो। तो ये नो हो गया। अब यस पे हमने क्या करना है, एंटर, और नो पर हमें किक आउट करवा देना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भाई? इसको गौर से देख ले अच्छे से।
ये आई गेस बिल्कुल साफ सुथरा एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिस तरीके से हो रहा होता है किसी एक प्रोग्राम में, वो मैंने तुम लोगों को दिखा दिया। अब लेट सपोज हमें इसके नो की कंडीशन मालूम नहीं है। जैसे अगर मैंने गार्ड को ये नहीं बताया, मैंने कहा कि अगर वो यूनी का स्टूडेंट नहीं है तो तुम्हें कोई डिसीजन नहीं लेना, तुम्हें बस मुझे बुला लेना है। ठीक है, सब साथ में है मेरे? तो अगर मैं उससे ये कहूँ, मैं उसको एल्स वाला कंडीशन ना बताऊं, तो हमारे प्रोग्राम में ये वाला पार्ट नहीं होगा ना, वो डिसीजन लेगा ही नहीं कुछ। ऐसी है, मैंने उसको सिर्फ एक ही तरफ की वर्किंग, एक ही तरफ का फ्लो बताया है। तो ये वाला एल्स वाला पार्ट, इसका मतलब हमारे इफ का कोई एल्स मौजूद नहीं होगा, जिस तरह हमने पहले उसमें देखा। ये देखो भाई, हाँ ये तो हो गया। नेक्स्ट, क्लोज। ठीक है, ये वाले देखो, ये कंडीशन आ गई इसकी। ठीक है, जिसमें कोई एल्स नहीं है। तो बेसिकली जब एल्स नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि हमें फ्लो एक तरफ का बताया ही नहीं गया। क्लियर है यहाँ तक? अब तुम लोग इस तरीके से विजुअलाइज करके सोच सकते हो हर एक प्रोग्राम को। आगे चलें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इफ के अंदर इफ, उसके अंदर एल्स, उसके अंदर इफ जितने चाहें आप सारे लगा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी ट्री बना के आप लोगों को दिखाया, वैसे ही वही काम हमें करना है, बस बार 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 बार। अगर इसके अंदर मजीद कोई कंडीशन हो, लाइक कार्ड चेक करने के बाद भी ये देखना है कि अगर कार्ड चेक करने के बाद अगर उसके बाद कार्ड होता है, तो ये चेक करना है कि कार्ड एक्सपायर है या नहीं है। तो अगेन एक कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर इंटर के बजाय हम एक कंडीशन लिख रहे होंगे। बस इतनी सी बात है। खैर हम आगे चलते हैं। अब काफी ज्यादा टाइम लगा दिया हमने इस चीज पे, बट आई गेस समझ में सब क्या आ गया होगा। उसके बाद एक शॉर्ट सा कमांड, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसकी सारी चीजें बॉक्स में डिफाइन भी की गई हैं कि हर एक पर्टिकुलर चीज बेसिकली है क्या। तो भाई पहला है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये लिखा हुआ है ऊपर। उसके बाद फिर इंट मेन क्यों बनाया था हमने, नंबर्स को डिक्लेयर किया है, वेरिएबल को डिफाइन किया है, और कमेंट्स वगैरह किस तरीके से लिखे जाते हैं ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये इतनी अच्छी अंग्रेजी में आसान आसान लिखा हुआ है कि देख के आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने आई गेस इससे पहले यूज नहीं की है, वो भी देख लो, कि वी कैन हैव 2% डी या 2% एफ इन द सेम प्रिंट एफ ना। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने हमेशा एक ही परसेंट डी या परसेंट एफ रखा है या परसेंट सी रखा है, बट यहाँ पर हम दो दो भी रख सकते हैं। अगर हम दो यूज करेंगे तो कब प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि पहले किसको पुट करना है बाद में किसको पुट करना है? तो बेसिकली यहाँ पर जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस इस परसेंट डी की वैल्यूज का भी होता है। तो इसका मतलब पहला वाला जो परसेंट डी है वो रिप्लेस होगा num1 से, कॉमा दूसरा वाला जो परसेंट डी है वो रिप्लेस होगा नंबर 3 से। वी कैन हैव मोर देन टू वैल्यूज, टू ना, मतलब हम नंबर 2 के बाद नंबर 3 भी चाहें, नंबर 4, नंबर 6, जितने नंबर चाहें हम लाइन से ऐसे लिख सकते हैं। क्या कोई मसला है अभी तक? ओके, आगे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 5 जिसने कर लिया ना, इसका मतलब उसको प्रोग्रामिंग की नो हाउ भी आ गई और उसकी लॉजिक बिल्डिंग मुनासिब हो गई है। इस सवाल को सिर्फ पढ़ो और मुझे समझा दो कि सर इसमें ये करना है। आपको प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं कह रहा, आपको सिर्फ सवाल को पढ़ना है, और उन स्टेप्स को भले अगर तुम्हारे पास कोई कॉपी है, कोई पेपर है, कोई नोट पैड खोल लो, कहीं भी इसके स्टेप्स लिखो, इंग्लिश में भले, उर्दू में लिख लो। तो सर पहले हम ये करेंगे, देन वी विल डू दिस एंड फर्दर डू दिस। ठीक है, इसको ज़रा सा जल्दी से लिख लो और मुझे समझाओ। अगर माइक खोल के समझा सकते हो तो माइक खोल के समझा दो, मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे।
ओके, आई एम बैक। क्या हुआ भाई, कुछ बनाया तुम लोगों ने या नींद आ गई? हेलो। मेरी आवाज भी आ रही है तुम लोगों को? अच्छा अच्छा अच्छा। एमन केम अप विद द सॉल्यूशन। इनपुट लेंगे नंबर ऑफ पीपल, उसके बाद फिर इफ कंडीशन लगेंगी, और लास्ट के लिए अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय 6 करके कुछ काम होगा। यस, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल। और किसी ने कुछ सोचा? नहीं सोचा, आई गेस। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा से इस। हाँ, हम इस प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं। ओके, आ गए इस पे। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को ओवरव्यू कर लूँ कि दो बंदे हैं तो $85, तीन बंदे हैं तो $90, और चार बंदे हैं तो $95। ठीक है। हम सबसे पहले तो ये काम करेंगे ना कि ऊपर की जितनी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से जो बिल है या कॉस्ट है उसको हम पहले कैलकुलेट कर लें, एंड देन वी विल गो फॉर ये सारी कंडीशंस जो कि हमें नीचे गिवन है, कि अगर कंपनी बिजनेस पे रह रहा है, या फिर 20% जो भी है, ओवर एज, 60 ईयर ऑफ एज, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो हम खैर ऊपर वाली कंडीशंस पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या तुम लोग बोर हो रहे हो? तो हम नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज लगा लें। नहीं? ओके। एंड मेन, नाइस। ओके, इंट मेन के अंदर हमें सबसे पहले क्या चीज डिफाइन करनी होगी? वी विल हैव फ्लोट, क्योंकि यूजुअली ना प्राइस इंटीजर में हम ले सकते हैं, बट अगर जहाँ भी डिस्काउंट की बात आ जाती है तो डिस्काउंट इज बेसिकली इन परसेंटेज। तो परसेंटेज जहाँ भी आएगा ना वो हमेशा गंद करता है, और वो यूजुअली उसकी वैल्यू पॉइंट में ही होती है। तो हम इसको फ्लोट में ही ले लें तो ज़्यादा बेटर है। कॉस्ट ऑफ द रूम। ओके। अब कॉस्ट के लिए हमें सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स चाहिए जिनके ऊपर हम कंडीशंस लगा सकें। तो वो पैरामीटर्स हैं क्या, कि लोग कितने हैं।
ओके, लोग कितने हैं ये हमने लगा दिया। इफ की कंडीशन सारी हम लगाएंगे, उससे पहले हमें कितने लोग थे, कितने आदमी थे, ये एंटर करवाना होगा। तो कितने आदमी थे मुझे कॉल अटेंड करनी है, 2 मिनट। ओके, मैं वापस आ गया। हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर दीज इंटरप्शंस। मसला ये है कि यूजुअली ये जो टाइम होता है ना, मतलब 3 से 6 के दरमियान का, ये काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है इसमें, काफ़ी ज़्यादा कोई ना कोई काम आ जाता है। कभी मेरी अपनी क्लासेस चल रही होती हैं, तो यूजुअली मैंने इसी वजह से आप लोगों से पूछा था कि अगर रात का टाइम होगा तो डैट विल बी मोर सुटेबल। बट कुछ लोगों को ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, नेट का भी इशू होता है और रात में नेट भी डाउन होता है, तो ठीक है इसी टाइम पे हम करेंगे। बट थोड़ी बहुत तुम लोगों को तकलीफ होगी। यहाँ पर अब हम स्कैनिंग करवाएंगे कि बंदे थे कितने। अब स्कैनिंग के लिए हमने बेसिकली हमने कोई वेरिएबल रखा ही नहीं है। इंट पर्सन या पीपल रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में पर्सन की बात हुई। हाँ, वो नीचे का एमन हमने पढ़ा नहीं है ना अभी पूरा सवाल। नीचे इसने फर्दर जो है वो कॉस्ट के ऊपर परसेंट वाली कंडीशंस भी लगाई हैं कि अगर वो बिजनेस उस पे रह रहे हैं या उनकी एज के मुताबिक कोई परसेंटेज लगाया है, वो शायद डिस्काउंट का तुमने पढ़ा नहीं है। ये देखो नीचे, ये देखो भाई, ये सवाल इसी का पार्ट है। इफ द कस्टमर इज स्टेइंग ऑन कस्टमर बिजनेस एंड देयर इज अ 20% डिस्काउंट, तो ये 20% लाजमी तौर पर ना पॉइंट में ही आएगा। इस वजह से मैंने कॉस्ट की वैल्यू को, ओके ठीक है कोई मसला नहीं है, अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा आ गया। अब हमने परसेंट डी रखा और उसके बाद फिर इस पर्सन की वैल्यू में स्टोर करवा दिया। क्या मैंने सही काम किया है? पर्सन की वैल्यू में मैंने स्टोर करवा दिया। और उसके बाद फिर हम इस पर्सन की वैल्यू को, अब इस पर्सन की वैल्यू को हम चेक करते जाएंगे। चेक क्या क्या करना है मुझे कंडीशंस पता नहीं है। पर्सन इज इक्वल टू 2, 3 और 4, ठीक है। सही है, अब तक सारा काम सही हो रहा है। जरा गौर से देखते रहना, हो सकता है मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए अगर जाग रहे हो। अच्छा, पर्सन की वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए अभी मैंने 2 मिनट पहले तुम लोगों को दिखाया था कि पर्सन के लिए कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डबल इक्वल टू, ना कि सिंगल ऑपरेटर। ठीक है, बिल्कुल सही मायरा, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा था जस्ट टू चेक के कितने लोग जाग रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पर्सन के लिए हमने लिखा 3 और पर्सन के लिए हमने लिखा 4। और इसके बाद अगर पर्सन एडिशनल पीपल है, लेट सपोज पर्सन इज ग्रेटर देन 4, उधर लिखा हुआ है कि अगर 4 से ज़्यादा हो तो एडिशनल बंदों के लिए पर बंदे का हिसाब रखा हुआ है इन्होंने। अब मुझे कोई एक बात बताएगा, दूसरा दूसरा आज लेट हो गई हो काफ़ी, बट ठीक है साथ में आ सकती हो। हम एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कुछ कंडीशंस गिवन है, ये रहा सवाल।
होटल हैज़ अ प्राइसिंग पॉलिसी एज फॉलोज, 2 बंदों के लिए $85, 3 बंदों के लिए 90 और 4 बंदों के लिए 95। और जो एक्स्ट्रा बंदे होंगे 4 से ज़्यादा, उनके लिए फिर हर बंदे को $6 देने होंगे और बाद में कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो हम उससे पहले का काम परफॉर्म कर चुके हैं कि हमने पर्सन रखा कि बंदे हैं कितने, वो एंटर करवाएंगे और उसके ऊपर कंडीशंस लगा रहे हैं। अब इक्वल टू की कंडीशन के लिए हम 2 = करते हैं। सिंगल इक्वल टू यूज होता है वेरिएबल की असाइनमेंट के लिए, मतलब वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। तो सिंगल हम यहाँ पे यूज करेंगे तो एरर जनरेट कर सकता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगर पर्सन इक्वल टू 2 है तो कॉस्ट की वैल्यू जो थी अभी हमने देखा कि वो 85 थी, 85 स्टोर करवा दी। अगर पर्सन इक्वल 3 है तो कॉस्ट की वैल्यू 90 है, वो स्टोर करवा दी। अगर पर्सन की वैल्यू 4 है, एग्जैक्टली 4, तो हमने इसकी वैल्यू 95 स्टोर करवा दी। ठीक है। अगर पर्सन 4 से ज़्यादा हैं तो एडिशनल पर्सन हम बेसिकली निकालेंगे कैसे? एडिशनल पर्सन कैसे निकालेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है भाई, और इसका जवाब दे रहे हैं आप लोग। जल्दी से मुझे बता दें कि अगर 4 से ज़्यादा बंदे हैं, वेट, एंड ऑपरेटर नहीं लगाया आपने, लगा तो दिया, आपके कहने पर ही लगा दिया मैंने। सॉरी, नीचे आया था मैसेज। प्रिंट एफ क्यों नहीं लगाया आपने, कहाँ पर? मायरा, पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूं फिर हम हेमंत के ऊपर आते हैं। हाँ भाई मायरा, क्या पूछ रही हैं आप? प्रिंट एफ क्यों नहीं लगाया? हेलो। प्रिंट एफ शायद इस, मैं अगर समझ रहा हूँ, हाँ, प्रिंट एफ मैंने इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि अगर पर्सन 2 हैं तो बस कॉस्ट को प्रिंट कर दो। ये फाइनल कॉस्ट थोड़ी है हमारी, हमें तो फर्दर कंडीशंस लगानी है। अगर गौर से पढ़ो तो हमें ये सारी कंडीशन चेक करके आगे फर्दर डिस्काउंट के लिए भी कंडीशन लगानी है। तो हमें उस कॉस्ट को अभी प्रिंट नहीं करना होगा ना, हम उस कॉस्ट को कहीं पर बचा के रखेंगे, कहीं स्टोर करके रखेंगे, ताकि उसके ऊपर अगेन हम कंडीशन डिस्काउंट की लगा सकें। ठीक है। हम इफ के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाजमी थोड़ी है कि सिर्फ प्रिंटिंग का काम करें, सिर्फ आउटपुट शो करने का काम करें। हम असाइनमेंट का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम काम यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमने कर लिया, अब आगे। ठीक है। एमन ने मुझसे कहा है कि पर्सन मल्टीप्लाई बाय 6। नहीं, हम एडिशनल बंदे कैसे निकालेंगे कि एक्स्ट्रा लोग कितने? मैं आसान कर देता हूँ अपने सवाल को। अगर 10 लोग आए हैं तो 4 के बाद जितने भी होंगे उनको हम एक्स्ट्रा मानेंगे ना भाई। तो एडिशनल लोग कितने हुए, बता सकते हो मुझे? दोबारा सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि 4 बंदों तक नॉर्मली है, नॉर्मल है बिल्कुल, कि 4 लोग अगर आते हैं तो उस तक का प्लान ये रहा, ये पूरा। 2 आएंगे तो 85, 3 आएंगे तो 90, 4 आएंगे तो 95, ये नॉर्मल बात है। 4 से ऊपर जितने आएंगे वो एक्स्ट्रा होंगे ना भाई। तो 4 के बाद से अगर हमारे पास टोटल बंदे 10 आ गए तो एक्स्ट्रा कितने हुए इसमें से? 4 के बाद से काउंट कर लो, 5, फिफ्थ बंदा। सही है, तो ये 6 निकाला कैसे आपने? हमें हर चीज को ना इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा, बस सिर्फ इतना सा काम है। बाकी सब तो समझ आ ही रहा होगा। हम खुद से तो ऐसे ही न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। 10 - 4 बिल्कुल सही है। क्या ये अजीम की बात सबको समझ में आ गई है या मैं समझाऊं दोबारा? पर्सन -4 करेंगे, बिल्कुल सही है, सबके समझ में आ गई है ये बात। ठीक है। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऐसे निकालेंगे कि कॉस्ट सबसे पहले तो 95 हो गई 4 बंदों के लिए। सही है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? 4 बंदों के लिए जो कॉस्ट है वो लगा दी। अब एडिशनल बंदों के लिए जो कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे? लेट सपोज आपके पास ये सारा माजरा है ही नहीं। मैं कहूँ कि 6 लोग हैं अभी यहाँ पर, जैसा कि युसरा ने और रुबिका ने जवाब दिया कि 6 लोग एक्स्ट्रा हैं। मुझे सिर्फ ये बता दो, 6 लोगों की अगर कॉस्ट निकालनी है, इफ दिस इज द कंडीशन,
कि हर एक बंदे के लिए जो कॉस्ट की वैल्यू है वो $6 है, तो 6 बंदे के लिए कितनी हो जाएगी? 6 × 6। क्लियर है ये बात? सही है। तो हम यहाँ पर 6 तो नहीं रख रहे ना, हार्ड कोड तो नहीं कर रहे, तो यहाँ पर वो जो चीज है एडिशनल पर्सन वाली, वो किस में स्टोर है? वो स्टोर है एडिशनल पर्सन के वेरिएबल के अंदर। तो क्या मैं ये काम करूं तो सबको समझ में आता है? प्रॉब्लम है या सही है? सबको समझ आ गया? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्या ये क्लियर हो गया कि दिस इज द प्राइस ऑफ एडिशनल पर्सन या एक्स्ट्रा पर्सन? सही है। और ये प्राइस है 4 बंदों की, मतलब शुरू में जो 4 बंदे हैं उस पर तो हम नॉर्मल प्राइस रेट लगा रहे हैं, और जो बाद में 4 के बाद आते जाएंगे उन पे हम $6 $6 एक एक के लिए लगा के हम ऐड करते जाएंगे। ये समझ आ गया सबको? ओके। इस स्टेटमेंट को मैंने कल तोड़ करके स्टेटमेंट को लिखना सिखाया था, वो कौन बताएगा मुझे कि इस स्टेटमेंट को मैं 3 स्टेटमेंट्स में कैसे तोड़ के लगा सकता हूँ? या 2 स्टेटमेंट में मैं कैसे तोड़ के लगा सकता हूँ? देखो, प्लस से तोड़ सकते हैं ना हम इसको। अगर ये बात ना समझ में आए तो एक ही लाइन में कर लेना, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, बट मैं एक अच्छी प्रैक्टिस बता रहा हूँ। देखो मैं इसी चीज को और कैसे कर सकता हूँ। कॉस्ट, सबसे पहला काम हमने क्या किया, कॉस्ट में 95 स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ये स्टोर हो चुका है, इसी कॉस्ट में हमें ये ऐड करना है ये चीज, तो हमने ये ऐड किया, इस पुरानी वाली कॉस्ट में ये ऐड कर दिया। ये समझ आता है ये वाला सिंटेक्स किसी को? क्योंकि ये सिंटेक्स बहुत काम आने वाला है तुम लोगों को। ये जो मैथमेटिक्स का बच्चा होता है ना मेरे जैसा, जो फर्स्ट डे अपनी क्लास में सबसे ज्यादा ब्लैंक बैठा हुआ था इस वजह से क्योंकि उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नो हाउ नहीं थी, वो ये देख के घूम जाता है। ये कोई चीज, ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स की लॉजिक से तो बहुत बाहर है ना, कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू A+2। कैसे हो सकता है एक तरफ A+2 एक तरफ ए? ये तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर ही नहीं हो रही। बट ये दूसरी चीज है, प्रोग्रामिंग में हम इस चीज को पुरानी वाली वैल्यू में हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो खैर ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर मैंने नीचे वाली दोनों लाइनों को कमेंट आउट कर दिया, ऊपर वाला ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोड अब इसको इग्नोर करेगा, या एक काम करते हैं मिटा ही देते हैं। मिटा दिया भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सबको बात समझ में आ गई? अब जरा एक काम करते हैं ना, कॉस्ट को प्रिंट करके पहले देख लेते हैं, देन वी विल डू देन फर्दर थिंग्स, जो कि नीचे जो कंडीशंस गिवन है उनको हम लगाएंगे। पहले हम प्रिंट एफ लगा के कॉस्ट की वैल्यू को सिर्फ प्रिंट करके देख लेते हैं क्या ये कॉस्ट कैलकुलेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। %d और डॉलर्स लगा देते हैं, ये अच्छा अच्छा सा दिख जाए, कॉमा कॉस्ट। सही। मैं एंटीवायरस अपना बंद कर दूं। ये कौन सा था? ये था होटल कॉस्ट। एक्सटेंशन चेंज किया, एडिशनल पर्सन, ये एरर दे रहा है कि एडिशनल पर्सन अनडिक्लेयर्ड। तो देखो कहीं भी हमने इसको डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। तो ऊपर भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, और चूंकि मुझे इस एडिशनल पर्सन को इस ब्लॉक के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं इसको अंदर भी कर दूं तो कोई मसला नहीं होगा। बट अगर इस एडिशनल पर्सन को हमें आगे इस्तेमाल करना होता तो हम इसको कभी भी इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, खैर अभी इस केस के हिसाब से ये अंदर भी डिक्लेयर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से मुझे मैग्नीफायर लगाना होगा। दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर? आई गेस दिख रहा होगा। कितने आदमी थे पूछा है इसने, तो हम कहेंगे 2 आदमी थे। ठीक है। और इसने कॉस्ट की वैल्यू जो स्टोर करवाई है वो कितनी करवाई है? 0। अब प्रॉब्लम आया क्या है ये हमने देखना है।
क्योंकि ये सही तो वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा भाई। अभी देख लेते हैं कि इसमें मसला आया कहाँ पर है। पर्सन की वैल्यू हमने इंटीजर रखी है और उसमें हमने स्कैन करवाया पर्सन डी एंड पर्सन। ठीक है, अगर पर्सन 2 के बराबर है तो कॉस्ट में स्टोर करवा दो 85। अगर पर्सन बिल्कुल सही है। क्या मसला है भाई, जल्दी से बता दो मुझे ताकि हम फिर आगे चलें। जल्दी डीबग करो। कोड को डीबग करना इज मोर इम्पोर्टेंट दैट देन कोड को बनाना। तुम्हें 2 सेकंड में पता चल जाना चाहिए मेरे कोड में मसला क्या है। जल्दी से बताओ। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इस पार्ट में मसला है कोई। ठीक है, इधर देख लो मैंने क्या लिखा है, देख लिया सही से। अब इधर देखो ये क्या है। अब मसला बताओ मुझे जल्दी से, क्या करेंगे। परसेंट एफ यूज करेंगे ना भाई, क्योंकि फ्लोट है। तो मेरे जहन में था नहीं कि ये फ्लोट है। अब हम देखते हैं। 2 आदमी थे, सही है भाई, सही से प्रिंट कर रहा है। ये मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये प्रिंट कर रहा है 2 आदमी पे, ये प्रिंट कर रहा है 85, बिल्कुल सही कर रहा है। बट अब वो पॉइंट के बाद इतने सारे डिजिट्स दिखा रहा है, हमें वो नहीं देखने। हमें देखने हैं 2 डिजिट। अब मुझे बताओ कि अगर हम अ, जाते हैं एडिशनल बंदों पे, क्योंकि 3 और 4 के लिए भी ये सही काम करेगा, मगर अगर हम जाते हैं 10 बंदों के लिए, 10 पर्सन्स के लिए, तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए। 10 बंदों के लिए देखो, 4 की प्राइस इसने लगा दी 95, और 6 बंदे एक्स्ट्रा बचते हैं, तो 6 के लिए जो प्राइस बनेगी वो बनेगी 36। तो 95 प्लस 30, 95 प्लस 30 इज 125, 125 एंड 6 इज 131। तो इसको प्रिंट करना चाहिए 131। सही आ गई प्राइस। इसका मतलब हमारे कोड में कोई इशू नहीं है। वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट कंडीशंस। क्लियर है। कोई यहाँ पर घूम गया तो मुझे बता दे काइंड। क्लियर है सब। ओके, अब हम जा रहे हैं आगे नेक्स्ट कंडीशंस पे। क्या लिखा हुआ है, इफ द कंपनी इज स्टेइंग, इज द इफ द कस्टमर इज स्टेइंग ऑन कंपनी बिजनेस, कंपनी बिजनेस के लिए रह रहा है, या देयर इज 20% डिस्काउंट, मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो डिस्काउंट जो देना है वो 20% है। और अगर 60%, 60 ईयर्स ऑफ एज का है या उससे ऊपर का है तो 15% का डिस्काउंट देना है। ये बात तो बिल्कुल आराम से लग जाएगी। मैं अभी देख लेता हूँ। ये देखो, ये लग गया। इफ कंपनी बिजनेस, कंपनी बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो एंटर करवानी होगी कंपनी बिजनेस। ठीक है, और उसको कंपेयर कराना होगा किसी से। एक काम करते हैं, आज हम कैरेक्टर को भी पढ़ ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा ना। तो मैं एक कैरेक्टर का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ, और कैरेक्टर कंपनी बिजनेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रहा। इसको एंटर कैसे करवाऊंगा, प्रिंट एफ इस्तेमाल किया, और मैंने कहा कि भाई एंटर वाई फॉर डू कस्टमर्स, बल्कि इसको आसानी रखते हैं ना, नहीं अंग्रेजी झाड़ने की क्या जरूरत। कस्टमर्स ऑन कंपनी बिजनेस। ठीक है, मैं हम बस अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं ना, तो बस मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ। वाई और एन, वाई और एन मैंने किस वजह से रखा है, वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। और इसके बाद थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं, ताकि जो हम इनपुट लिख रहे हो वो चिपक के ना आ जाए, बिल्कुल स्टिक ना हो जाए इसके साथ, अजीब सा लगेगा। स्कैन एफ,
%C लिखेंगे, मैंने पहले भी बताया था, और हमारे पास जो कंपनी बिजनेस का वेरिएबल है वो हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, दिख रहा है सबको? ये हमारे पास एंटर हो गया। दूसरी चीज हमारे पास है एज। तो एज हम इंटीजर ही रखेंगे यूजुअली। एज एज को हमने इंटीजर रखा और हमने एज भी एंटर करवा ली, बल्कि बना ही लेता हूँ। एज के लिए हमने एंटर एज का कीवर्ड इस्तेमाल किया, स्कैन एफ %b and store it on the address of age। सबसे पहले तो कंपनी बिजनेस यूज कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। कंपनी बिजनेस हमारे पास है वाई। अगर यस हो तो बंदे ने यस प्रिंट किया, तो बेसिकली हम कैरेक्टर को जब भी यूज करेंगे तो वो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। ठीक है, कंपनी बिजनेस के साथ एंड नहीं लगाया, सॉरी, अभी लगा देते हैं। ठीक है, आगे आगे स्टार्ट करते हैं। आगे अगर कंपनी बिजनेस पर है तो डिस्काउंट डिस्काउंट अब मैं नहीं लगा सकता। वजह ये है कि अब मुझे डिस्काउंट को बाहर इस्तेमाल करना है ना, तो मैं डिस्काउंट को अंदर नहीं लगाऊंगा बल्कि बाहर ही लगा रहा हूँ। डिस्काउंट, और उसको यूज करेंगे हम अंदर। डिस्काउंट इक्वल 15%। 15% था आई गेस, मैं भूल गया। 20%। ठीक है, तो 20% कैसे निकालेंगे? 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देन डिवाइड बाय, क्या वैल्यू थी भाई, किसका निकालना था? मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये पहले हम 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर से, कहाँ है, जो कि कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट का 20% निकालना है, तो कॉस्ट को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ये बात समझाई थी, 15 नहीं है अजीम, 15 नहीं है। देखो अगर गौर से, ये देखो कंपनी बिजनेस वाले के लिए 20% डिस्काउंट, वो एज वाले के लिए 15%। सही है, तो मैंने कल भी बताया था, पहले मल्टीप्लाई करने का काम करना है, देन डिवाइड करने का काम करना है, क्योंकि अगर नीचे बड़ी वैल्यू आती है तो ये 0 रिटर्न करेगा, विच इज़ नॉट गुड ना। तो कॉस्ट में हमने लिख दिया 20 और नीचे लिखेंगे 100। 100 से डिवाइड करते हैं % या % निकालने के लिए। ठीक है, पर 100 निकालने के लिए ये डिस्काउंट की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास। ओके, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन discount will be 15%। ऐसे ही है, और in the end we will subtract the discount कॉस्ट में से, और उससे पहले की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ, कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट इज %d, सॉरी %f। अच्छा, मैंने इसको डिस्काउंट को आई गेस इंटीजर रख दिया गलती से, फ्लोट। इसको %f रखा, 0.2 लगाया, और इसकी वैल्यू है डिस्काउंट। या आ गया डिस्काउंट। क्या करना चाह रहा हूँ, कॉस्ट, एंड वी हैव डिस्काउंट। जो जो मतलब दिखाना चाह रहे हो बस उसको दिखा दो, सीधी सी बात है। उसके बाद फिर 0.2 इसके दरमियान भी लगाया, डिस्काउंट, ये भी आ गया। अब इसके बाद कॉस्ट हो जाएगी ना, कॉस्ट में से हम माइनस कर रहे हैं। एमन, अगर आपके मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हैं,
तो लगाना कभी कभी ज़रूरी हो भी जाता है, कभी कभी ज़रूरी नहीं भी होता। ब्रैकेट लगाने से ये होता है कि वो चीज़ सबसे पहले कैलकुलेट हो रही होती है, तो ये आप लगा दें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड ही है तो मसला नहीं हो, लगा दिया मैंने, नो इशू। मैथ्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है अगर वो सही कर चल रहे हैं तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस जो अपडेट होने के बाद कॉस्ट की वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए हमने इस लाइन के बाद भी एक कॉस्ट प्रिंट की जो कि अपडेटेड कॉस्ट ही होगी, ये लिख दिया हमने। ठीक है, क्या इस पूरे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम यह है कि डिस्काउंट की वैल्यू दो दफ़ा असाइन हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वेट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ कस्टमर डज नॉट रिसीव बोथ डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये प्रोग्राम मसला कर जाएगा हमारे पास। तो अभी है क्या, अभी इन ये दोनों, ये और ये वाला इफ, ये दोनों इंडिपेंडेंट इफ हैं, ये किसी एक दूसरे पर अभी जो है वो डिपेंड नहीं कर रहे ना, दोनों चल सकते हैं, दोनों नहीं भी चल सकते हैं। बट हम अगर डिपेंडेंट बनाना चाहें तो अगर तुम लोगों को कीवर्ड याद हो तो एल्स का कीवर्ड हम इस्तेमाल ही इसीलिए करते थे कि एक चले तो दूसरा ना चले। याद है कुछ? ठीक है, समझ में आ गई बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो मैं सिर्फ एक एल्स लगाऊंगा यहाँ पर कि अगर ऊपर वाली चीज चल चुकी है तो फिर नीचे वाली चीज ना चलाओ, और अगर नीचे वाली चीज उसी वक्त चलेगी ना जब ऊपर वाली चीज नहीं चलेगी, तो बेसिकली सिर्फ एक पार्ट को चलाएगा तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अगर वो कंपनी बिजनेस वाला उसे डिस्काउंट मिल चुका है तो वो नीचे वाले ब्लॉक को चलाएगा ही। सेट है, क्लियर है, आगे चलें। इस प्रोग्राम को चला के दिखाऊं आप लोगों को? ओके, किसी को कोई भी मसला होता है मुझसे पूछ सकता है क्योंकि इस प्रोग्राम में एक ही जगह जो है वो सारी चीज़ें भर दी गई हैं, तो हो सकता है लॉस्ट हो गए हों कुछ। हाँ भाई, मैंने एडिशनल बंदे ऐसे रखने हैं ना जो कि फिर कोई अच्छी वैल्यू बनाए, जिसको इंटरप्रीट करना आसान हो। कैसे कर सकते हैं? अभी तो कुछ भी पुट करके देख लेते हैं। लोग हम 10 ही रख लेते हैं, 131 आएगी इसकी वैल्यू। तो भाई कॉस्ट इसकी आ गई है 131। अब कस्टमर ऑन कंपनी बिजनेस वाई एंटर किया, ठीक है, तो वाई एंटर करते ही इसने कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट और कॉस्ट, डिस्काउंट देखो डिस्काउंट क्या आ रहा है 19.65, और उसके फौरन बाद कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट भी पुट कर दिया। सेट है यहाँ तक? डिस्काउंट की वैल्यू भी आ रही है और कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट की वैल्यू भी आ रही है, बट वो मैंने वो नहीं लगाया था तो एक प्रॉब्लम हो गई है। बैक स्लैश एन मैंने कहीं भी यूज़ नहीं किया। कहाँ गया? आ, ये सबसे पहले तो मैं पहली वाली कॉस्ट को हटा ही देता हूँ कि वो अब प्रिंट करने का कोई काम नहीं है। ये आ गया डॉलर्स, डॉलर्स में है ये प्राइस, ये डॉलर्स में है। ये बस फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, काम हमारा हो चुका है। परसेंट एन लगाया है ताकि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करे, और इस भी मैंने परसेंट एन लगा दिया। दो इसके बाद कुछ है नहीं चीज, बट फिर भी सही है। कंपनी बिजनेस सेट, कोई इशू, कोई मसला? किसी को भी? ये देखो
अब अगर मैं प्रिंट करूँ 4 बंदों के लिए तो 4 बंदों की जो वैल्यू है, बल्कि मैं 2 बंदों के लिए कर देता हूँ, 3 बंदों के लिए, वो 90 है ना, तो वो ज़्यादा बेटर हम को इंटरप्रीट कर सकते हैं। 3 बंदों के लिए कस्टमर, अब इसने पूछा कि कस्टमर क्या कंपनी बिजनेस पर है, मैंने क्या दिया, नो। ठीक है, बल्कि ये तो मसला है, ये एंटर एज क्यों करवा रहा है मुझसे, आई गेस पहले प्रिंट हो गया। अच्छा, एक कन्वेंशन है जो कि आई गेस हमारे प्रोग्राम को ख़राब कर रही है, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे कंपाइलर वर्जन पर भी वो चीज़ कंपैटिबल है या नहीं है। ये हटाया मैंने, ज़रा चेक करते हैं, 2 मिनट दें मुझे। 4, हाँ, इसमें अगर मैंने y एंटर किया, नो, ये एक प्रॉब्लम है। ये मसला बताता हूँ आप लोगों को, बेसिकली कैरेक्टर के साथ सी लैंग्वेज की पुरानी जो दुश्मनी है। हाँ, भाई एक सी कहाँ पर, एस्केप कैरेक्टर इसकी बात कर रहे हो? नहीं, मसला इसका नहीं है ना, मसला इसका नहीं है, वो इनपुट ले ही नहीं रहा। ये तो एस्केप कैरेक्टर मैंने लगा दिया, ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, इसका तो मसला है ही नहीं। अभी देखो, ये देखो, ये 4, मसला ये है कि ये कस्टमर्स ऑन कंपनी बिजनेस को एंटर लेता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम पुरानी है सी के साथ। तो यूजुअली जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो गेट कैरेक्टर का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर कैरेक्टर्स रेदर देन स्कैन एफ। ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फिर गेट कैरेक्टर्स ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि ज़्यादा बेटर है कैरेक्टर्स इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर वही काम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका डाउट था पहले भी कि ये मसला करेगा। गेट सी एच का कीवर्ड इस्तेमाल किया मैंने, और उसको स्टोर करवा देंगे हम। क्या था हमारा वेरिएबल, कंपनी बिजनेस, ये रहा, मैंने लिख दिया गेट सी एच। ठीक है, तो ये कैरेक्टर गेट कर लेगा। ये मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि हमने कैरेक्टर के लिए गेट कैरेक्टर का फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया। मेरा प्रोग्राम चला हुआ है, मैग्नीफायर, देखें ये भी, हाँ, ये अब इनपुट ले रहा है प्रॉपर। फोर एन और एज 15। ठीक है, डिस्काउंट इसे 0 मिला, कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट इसे 95 सही है। ठीक है, अब जरा गौर अगर तुम लोगों ने किया हो तो एक चीज, लेट मी फाइंड समथिंग। मैं ये गेट कैरेक्टर के सिंटेक्स से इतना फेमिलियर हूँ नहीं, ये मुझे एम दिखा क्यों नहीं रहा। कैरेक्टर्स इन सी, ये होता है आप जब किसी लैंग्वेज में कोड करना बंद करो। तो मैंने स्कैनफ इस्तेमाल किया है, बट उसमें क्या मसले थे वो पहले भी मसला करता था। अरे मेरा अपना कोड पड़ा हुआ होगा ना, वेट वेट वेट, हम अपना कोड, मैं अपना कोड दिखा देता हूँ, 2 मिनट इंटरप्शन के लिए, सॉरी। कहाँ गया, लैब लैब 6, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, नंबर 5।
हाँ भाई, ये आ गया। अच्छा, तो मैंने इसको जो है ना वो कैरेक्टर्स लिया ही नहीं है, नाइस। मैंने इसको बस 0 और 1 डाल कर ही करवा लिया है। वेट अ मिनट, मैं तुम लोगों को चाह रहा हूँ ना, ये देखो दूसरी लॉजिक से भी हो सकता है। गेट सी एच ई, अजीम, गेट सी एच ई, हम लगा के देख लेते हैं अभी। कहाँ गया? वो इनपुट लेकर काम तो सही कर रहा था, बट बस शो नहीं कर रहा था ना, तो वो फिर पता कैसे चलता कि सही इनपुट गया है या नहीं गया है। बट काम तो सही कर रहा था। अब अगर मैं इस पे लिखूं 5 और कंपनी बिजनेस वाई लिखूं, हाँ सही है। 10, ठीक है, अब सही कर रहा है ये, अब सही कर रहा है काम। थैंक यू अजीम। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि बस सिंटेक्स तुम लोगों को याद भले अगर ना भी हो, तो चीज़ों को बस लॉजिकली देखो कि लॉजिक कैसे बनानी है। तो लैंग्वेज का सिंटेक्स तो आराम से तुम लोगों को नेट से मिल ही जाएगा, वो मैं लैंग्वेज पे स्टिक नहीं करवा रहा तुम लोगों को। स्टार्ट स्टार्ट में बस सी सिखानी थी, वो सीख गए तुम लोग। अब इसके साथ खेलना तुम लोगों का काम है, एक्सप्लोर करना तुम लोगों का काम है। कोई सवाल अगर तुम लोगों के पास हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई मसले मसाइल। तो यूजुअली एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि जब भी कोई टास्क आता है आपके पास, तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक टास्क के लिए सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज घटिया लैंग्वेज होगी और जावा बहुत अच्छी लैंग्वेज है, पाइथन ऐसी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं होता। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने टास्क के हिसाब से देखते हैं कि जो काम हमें परफॉर्म करना है वो किस लैंग्वेज में बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। जस्ट लाइक कि अगर हम नेटवर्किंग साइड पे जाएं तो अभी तक सी, सी प्लस प्लस और सी शार्प का ही इस्तेमाल होता है। पाइथन वगैरह अब आ रही हैं, उसमें लाइब्रेरीज वो काफ़ी सॉकेट प्रोग्रामिंग उसमें हो रही है। बट पहले अगर बात की जाए तो पहले सब कुछ ज़्यादातर काम सी, सी प्लस प्लस पे ही हो रहा होता था ना। अभी तक जो लेगेसी सिस्टम्स हैं, बहुत सारे बैंक के सिस्टम्स हैं, वो पुरानी लैंग्वेजेस पर ही काम कर रहे हैं। बट बहुत कॉमन सी बात है कि जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं उनमें मसले भी होंगे, बग्स भी वैसे ही होंगे। तो सी लैंग्वेज यूजुअली स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए अच्छी लैंग्वेज नहीं समझी जाती। अभी तक मैंने तुम लोगों को कहीं कैरेक्टर स्ट्रिंग की कहानी नहीं समझाई, क्योंकि वो एरे जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बड़ा मसला बनने वाला है स्ट्रिंग के लिए। खैर, अब ये बताओ कि मैंने तुम लोगों का आज बहुत ज़्यादा दिमाग खाया है और पढ़ने की हिम्मत है, या बस यहीं पर वाइंड अप करें? अजीम, तुम तो अभी अभी आए हो, जो पुराने बैठे हुए हैं उनसे पूछो, मुझे दिल ही दिल में गालियां दे रहे होंगे। ठीक है, बस एंड कर रहे हैं हम। और बताओ क्या करना है अब नेक्स्ट क्लास में? कम से कम, ठीक है मैं ऑफ कर रहा हूँ निमरा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में कोशिश करके ये सारी चीज़ें जो लैब मैनुअल्स मैंने अपलोड कर दिए हैं उस ड्राइव के लिंक पर, वो सब कुछ जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आगे फिर बहुत मुश्किल चीज़ें आने वाली है, लूप्स वगैरह पढ़ोगे उसमें फंस जाओगे। सेट है, मैं ऑफ कर रहा हूँ। कोई मसला हो रहा है अभी? पिछली 2-3 क्लासेस से जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट बता देना। एमन, आज मैं लैब का लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा, बट वो जो ड्राइव का लिंक मैंने शेयर किया था उस पर क्लिक करने पर ये सारी लैब मैनुअल्स मैंने वहाँ पे डाल दिया है। ये देखो ना, मैं तुम लोगों का फोल्डर दिखा देता हूँ। ड्राइव का फोल्डर मेरा ये रहा। ऑनलाइन सेशंस के अंदर मैंने ये वाला पूरा का पूरा फोल्डर तुम लोगों से शेयर किया हुआ है, और इस पे पीएफ मैनुअल्स का भी फोल्डर है, तो वो भी तुम लोगों से शेयर हुआ हुआ है। सही है, देख लेना एवन, अगर फिर भी ना मिले तो मुझे बता देना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।